आगे चलते हैं अपन टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है। देखो, एक तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आप जर्नल एंट्री और लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट ये सब बना रहे हैं, सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। 11th में आप जो भी सीख रहे हो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। फैक्ट्रीज है, वेरियस प्रोडक्ट बनाती है। अब वेरियस प्रोडक्ट बनाती है तो ऑब्वियस उसको कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट हमको कितने का पड़ा, उसी से तो वो सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे प्रॉफिट जोड़कर। इसीलिए कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजर जो है साल भर का अकाउंट आप बना के उनको दे देते हो, तो मैनेजमेंट जो है उसके बेसिस पे अपने डिसीजन लेता है। इसके लिए वेरियस टेक्निक्स काम आती है, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और भी चीजें आप इसमें आगे जाके पढ़ेंगे, ये सब मैनेजमेंट के काम आती है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, ये तो अपने सभी के काम आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग फैक्ट्रीज के काम आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स के काम आता है। देन आपका आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग जो है वो टैक्स पर्पज से होती है, सही है। जैसे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप टैक्स अकाउंटिंग भी करें, जिससे कि गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह कैलकुलेशन में जो है वो इजीनेस रहे। देन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये तो ये कहता है कि देखो, आपके बिजनेस जो है उसका सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है, दैट्स वाई उसको उस पर कंसर्न करना चाहिए। सोसाइटी को जो से नुकसान हो रहा है उस पर भी उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए, इसलिए उसको मजदूरों की हेल्थ के लिए टाइम टू टाइम ऑपरेशन जो है वो चलाने चाहिए, सही है। देन है यूजर्स। सर, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड। और ये अपन गए पार्टीज इंटरेस्टेड, कौन है जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है और उनका यूज करती है। तो देखो, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक नेक्स्ट पेज पे आप पढ़ेंगे एक्सटर्नल। इंटरनल कौन होते हैं? जो बिजनेस के अंदर रहते हुए ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं, दैट्स व्हाई वो होते हैं आपके ओनर। भाई ओनर तो चाहेगा ही क्योंकि उसने कैपिटल लगाई है, तो वो चाहेगा कि उसको फाइनेंशियल साउंडनेस वगैरह पता लगे और वो प्रॉफिट है उसके बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं उनके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। तो एक तो आपका कौन हो गया? ओनर। ये इंटरनल कर रहे हैं अभी अपन, फिर एक्सटर्नल आएगा बाद में। देन आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी ये देखता है कि हाँ भाई, जो हमने बिजनेस में पॉलिसीज लगाई हैं वो बिजनेस स्मूथ रनिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, और इसके अलावा हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट लॉस कमा रहा है या नहीं कमा रहा, उनकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब क्या है ये भी उसकी जानकारी में रहनी चाहिए। एम्प्लॉय भी ये चाहते हैं कि प्रॉफिट की जानकारी हमारे पास रहे, जिससे कि हम हायर वेजेस के लिए डिमांड जो है वो कर सके, तो वो भी। तो ये तीन जने तो हो गए, कौन? ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। ये तो इंटरनल जने जो कि यूजर्स हैं उसका। कुछ होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जो बिजनेस के अंदर नहीं होते, बाहर के लोग हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें बिजनेस के अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिले। वो क्यों चाहते हैं? कौन कौन है? एक है पोटेंशियल इन्वेस्टर, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना बिजनेस के अंदर, वो चेक करना चाहते हैं बिजनेस के अकाउंट कैसे हैं, इस बिजनेस की पोजीशन साउंड है या नहीं, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो वो अकाउंट देख के ही करते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपको देते हैं, अपनी उधार में देते हैं, तो वो भी उधारी देखने से पहले चेक करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, बैंक भी अगर आपको लोन देना चाहता है तो पहले चेक करेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके बाद ही आपको लोन देगा। टैक्स ऑथोरिटीज, गवर्नमेंट भी आपकी इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब के लिए चेक करेगा कि हाँ भाई आपकी पोजीशन कैसी है। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, गवर्नमेंट जो है वो भी ये चाहती है कि हाँ भाई टैक्सेशन का आपका कंडीशन कैसा चल रहा है, आपने अकाउंटिंग ढंग से मेंटेन की है या नहीं, तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, जो एनवायरमेंट वाले हैं और आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप्स हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हाँ भाई आप अपनी अकाउंटिंग में कितना पैसा जो है सोसाइटी के लिए खर्च कर रहे हैं, तो वो भी आपके अकाउंट देखना चाहते हैं। तो इतनी सारी एक्सटर्नल पार्टीज भी जो है वो आपके अकाउंट में इंटरेस्टेड होती हैं, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। आगे चलें सर, एडवांटेज क्या है? अपन ने इतनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या यूजेस है अकाउंटिंग करने के? सबसे पहले हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के मैनेजर को समझ में रहता है कि वो प्लानिंग, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी कंट्रोलिंग में, क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन होंगे तो फ्रॉड की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, तो अकाउंट्स जो बनाए जा रहे हैं उनका पूरा कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपके पास प्रोवाइडेड है, जो कि कभी कोई कोर्ट केस भी हो जाए तो उसमें भी एज ए प्रूवन जो है वो काम आ सकता है। सारे ट्रांजेक्शन, सारी समरीज जो है वो बिजनेस के अंदर अवेलेबल हो जाती है, सही है। आगे चलें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए।
देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आगे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग जाता है अकाउंटिंग से। इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हमेशा होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पता लग जाता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इनेबल कंपैरेटिव स्टडी, आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना चाहते हो या आप एक ईयर के रिजल्ट्स को दूसरे ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करना चाहते हो तो उसमें अकाउंटेंसी काम आती है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आपको अपनी इनकम पता लग जाती है, इनकम से आपको अपना इनकम टैक्स पता लग जाता है तो टैक्स लायबिलिटी के असेसमेंट में काम आ जाती है। लीगल मैटर, कोई कोर्ट केस अगर आपके ऊपर चल रहा है तो एज ए प्रूवन आप उसमें अपनी दिखा सकते हो कि देखो हमारे अकाउंट्स में ये बात चीज है, तो वो एज ए प्रूवन भी आ जाती है। रेजिंग लोन, अगर आपको बैंक से कोई लोन लेना है तो लोन ऐसे ही थोड़ा मिल जाएगा, पहले बैंक आपके फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा उसके बाद ही तो आपको लोन देगा, सही है। और हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, जब अकाउंट सब चीज की रिकॉर्डिंग कर रहा है तो ऑब्वियस है आपके एम्प्लॉय को फ्रॉड करने से और एरर करने से डर भी लगेगा कि उनकी हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये सब चीजें जो है वो आपके एडवांटेजेस में आती है, सही है। देन आपका आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग में कोई लिमिटेशन भी है क्या? इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, सही है। पर्सनल जजमेंट यानी आप क्या जजमेंट लेते हैं इस पर भी अकाउंटिंग जो है डिपेंड करती है। अकाउंटिंग इज येट एन एग्जैक्ट साइंस, वैसे वो साइंस है लेकिन फिर भी पर्सनल जजमेंट का इन्फ्लुएंस इसमें रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं क्या कि अगर आप एक्चुअल यूजफुल लाइफ किसी मशीन की निकालना चाहो तो ये तो डिपेंड करता है आपकी उस मशीन को आप क्या मानते हो कि वो 10 साल चलेगी या 8 साल, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो अदरवाइज इसका कोई रूल तो है नहीं। ऐसे आप स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो तो आप कौन से प्राइस पे करोगे। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मान लो कि हाँ भाई हमारा पैसा डूब सकता है कितना, तो ये सब चीजें जो एस्टिमेशन है, बेसिकली ये जो रूल है ना ये एस्टिमेट्स के लिए कि आप अकाउंट्स में कुछ चीजें एस्टिमेट करते हो। अब एसेट्स की लाइफ है, अब आप कैसे पता लगाओगे किसी एसेट्स की लाइफ कितनी हो सकती है, तो ऑब्वियसली ये आपके पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग मैंने आपको बताया पूरी रूल्स पर है, पर्सनल अकाउंट के रूल, रियल अकाउंट के रूल, नॉमिनल अकाउंट के रूल, हर चीज के रूल होते हैं, उन चीजों पर ही चलती है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सही है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि फिक्स एसेट लंबे समय तक काम आएगी। तो हर चीज के पीछे कुछ अजम्पशन है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कन्वेंशन चली आ रही है, आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ध्यान देना अकाउंटिंग जो है क्वांटिटी को तो मेजर करती है पर क्वालिटी को मेजर नहीं करती। जैसे आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। आपके एम्प्लॉय बहुत सेटिस्फाइड है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। आपके कस्टमर्स बहुत सेटिस्फाइड है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि क्वालिटी इसको तो कंसर्न ही नहीं करता ना। ये तो जिन चीजों को मनी में मेजर किया जा सकता है, क्वांटिटी में मेजर किया जा सकता है, ये केवल उन्हीं की रिकॉर्डिंग करता है। तो ये अकाउंटिंग की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन की जानकारी देखो हर जने को नहीं हो सकती। अब कोई साइंस का बड़ा हुआ बंदा है, उसको क्या पता कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन क्या होते हैं। तो डेफिनेटली ये अकाउंट्स की एक लिमिटेशन है कि इसे हर जना नहीं कर सकता, उसके लिए उसको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, जबकि वो भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी चीज होते हैं। फिर आगे बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कि आपने कोई चीज आज से 10 साल पहले कितने में खरीदी थी, मान लो 10,000 में खरीदी थी, आज वो चाहे 1 लाख की हो गई, लेकिन हिस्ट्री में तो आपने उसको 10,000 में खरीदा था, तो आज भी आप उसको 10,000 में रिकॉर्ड करेंगे। जबकि आज वो 1 लाख की है, तो एक्चुअल पोजीशन तो आपकी 1 लाख की है, लेकिन अकाउंट्स के लिए उसको 10,000 पे रिकॉर्ड कर रहा है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखा रहा है, तो वो आपको प्रेजेंट पोजीशन तो दिखाई नहीं रहा ना। प्रेजेंट में तो वो 1 लाख की है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट के टाइम वो आपको कितने की दिखा रहा है, 10,000 के दिखा रहा है। और अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने वेरी लगा सके लगा लो, ये एग्जाम में आता ही आता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है अपनी चीज को एक्चुअल से बेटर दिखाना। ये लिखा है विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट यानी बनाना अपने। और इसमें लिखा है स्टेटमेंट में डिस्क्लोज अ मोर फेवरेबल पोजीशन, तो आपकी ज्यादा अच्छी पोजीशन दिखाता है देन द एक्चुअल, जबकि एक्चुअल में इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, सही है। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को ज्यादा अच्छा दिखाते हो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो अपनी पोजीशन को ज्यादा अच्छा दिखाते हो, अपनी अकाउंटिंग को मैनिपुलेट कर लेते हो। इसी को क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। अब ये एक वर्ड इसमें और आपका आता है
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं या क्वालिटेटिव फीचर्स भी कहते हैं आपके। क्वालिटेटिव फीचर क्या होते हैं? रिलायबल, रिलायबिलिटी पहला वर्ड है कि आपने जो भी अकाउंट्स बनाए हैं वो रिलायबल हो, वो विश्वसनीय हो, कोई भी उस पर रिलाय कर सके, कोई भी उस पर विश्वास कर सके। अगर और जो भी अकाउंटिंग आपकी है वो फैक्ट्स पर हो और उनके लिए ना आपके पास एविडेंस जो है वो आपके होने चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, एग्रीमेंट्स नहीं है, तो इस कंडीशन में आपकी अकाउंट जो है उसको रिलायबल नहीं मान सकता, क्योंकि आपके पास फैक्ट ही नहीं है, आपके पास प्रूवन नहीं है, आपके पास एविडेंस नहीं है, तो कौन आपकी अकाउंटिंग मानेगा? आपने किसी को पैसे दिए तो उसकी रिसिप्ट तो आपके पास होनी चाहिए ना, एविडेंस नहीं है तो कोई कैसे मान लेगा? रिलीवेंस, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में दिखानी है वो सब बिजनेस से रिलेटेड होती है, नॉन रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो उस अकाउंट्स में नहीं दिखानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर इज रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, कि आपने लास्ट ईयर कितना डिविडेंड पे किया था, ये एक रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए इसको अलग से दिखानी चाहिए कि हाँ भाई आपकी क्या है। तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अकाउंट्स में दिखानी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपने जो अकाउंट बनाए हैं वो समझ में भी था, भाई आपने तो बना दिए, सामने वाले के समझ में नहीं आ रहा तो फायदा क्या? तो अंडरस्टैंडेबिलिटी जरूर होनी चाहिए उसके अंदर कि आपने जो बनाया है वो सामने वाले को समझ में आए और वो उससे जो भी चीजें हैं, जो भी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, वो सारी उससे जस्टिफाइड आपकी होती हैं। आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, आपने जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले के समझ में आनी चाहिए। कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट्स को जो है दूसरे के अकाउंट से कंपेयर कर सको, या फिर आप अपने एक ईयर के रिजल्ट को दूसरे ईयर के रिजल्ट से कंपेयर कर सको। तो आपके अकाउंट्स के अंदर है ना कंपैरेबिलिटी का भी फीचर जो है होना चाहिए। तो ये आपके क्वालिटेटिव फीचर्स हैं, रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। सही है, तो ये सब चीजें जो हैं इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, इनको 2-3 बार आपको रीड आउट करना पड़ेगा। बेसिकली पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा। बाकी विद एग्जांपल मैंने आपको ये सब चीजें समझाई है, आप इसको 1-2 बार रीड जरूर से करें। ओके, थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया, विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं
या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल्स पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।